मेरी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था। उस एक हफ्ते में हमारी बहुत ज्यादा दावतें हुई थीं और मैं दावतों से थक चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा, सहेल अब मैं किसी और दावत में नहीं जा सकती। दावतों का खाना खा खा कर अब मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने इनकार करना चाहा तो मेरे शौहर सहेल मुस्कुराकर मेरे करीब आ गए। मेरे गले में अपनी बाहों का हार डालकर कहने लगे, बस जान मन ये आखिरी तकरीब है और ये बहुत खास है क्योंकि ये मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त ने की है। मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद पका मैं तुम्हें किसी दावत में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि फिर सारी दावतें हमारी ही घर हुआ करेंगी। सहेल के वालहाना अंदाज पर मैंने बस मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, ये आखिरी दावत है। सहेल ने मेरा वार्डरोब खोला और खुद ही मेरे लिए एक साड़ी का इंतखाब कर लिया। मैंने हैरत से वो साड़ी देखी क्योंकि वो जालीदार साड़ी थी और सर्दी का मौसम था। मैंने कहा, सहेल मैं ये साड़ी कैसे पहन सकती हूँ, ठंड से मेरी हालत खराब हो जाएगी। सहेल मुस्कुरा करके कहने लगे, मैं हूँगा ना, तुम्हारे करीब, तुम्हें गर्मी देने के लिए फिक्र न करो। ये स्याह रंग की जालीदार साड़ी में तुम क़यामत लगोगी, तुम्हें देखने वाले पलकें झपकना भूल जाएंगे। सहेल की बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा कि सहेल मैं तो अब की खातिर तैयार होती हूँ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। सहेल ने मुस्कुराकर मुझे अपनी बाहों में समेटा और मेरे माथे को चौंपते हुए कहने लगे, तो बस मेरी खुशी के लिए ये पहन लो। उनके इस वालहाना अंदाज पर मैंने वो साड़ी पकड़ ली और फिर उसे पहन लिया, लेकिन थोड़े ही देर बाद सर्दी से मैं बुरी तरह कांपने लगी थी। सहेल ने सोने का एक सेट निकालकर खुद ही मेरी गर्दन में पहना दिया और फिर मैंने मेकअप भी लगा लिया। मैं बहुत गौरी चटी थी, खूबसूरत थी, लंबी थी। अक्सर लोग तो मुझे मॉडल समझते थे। इस साड़ी और उस ज़ेवरात में मैं और भी ज्यादा हुसैन लगने लगी थी। सहेल की नजरें तो मेरे वजूद से हट ही नहीं रही थी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर फ्लैट से बाहर निकले और हमने इसी तरह पार्किंग तक का रास्ता तय किया। सारे रास्ते में जितने लोग भी नजर आए वो सब मुझे देखते ही रह गए। सहेल के अंदाज में फौरा से गुरूर आ गया, कहने लगे, देखो मैंने कहा था ना कि हर किसी की नजर तुम पर ठहर जाएगी, उसी लिए तो मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सहेल की बात पर मैं कोई जवाब न दे सकी थी क्योंकि लोगों की ये नजरें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरा ब्लाउज बहुत छोटा सा था, साड़ी में से मेरा अच्छा खासा वजूद नुमायां हो रहा था और ऐसे में गैर मर्दों की नजरों ने मुझे बेचैन कर दिया था। इससे पहले मैंने कभी इस तरह की साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि साड़ी तो मैंने शादी के बाद पहली दफा ही पहनी थी। लेकिन सहेल की वजह से मैं खामोश रही और फिर हम दावत में पहुंच गए। वो एक बहुत बड़ा सा बंगला था जिसके दरवाजे पर पहले से ही एक शख्स हमारा मुंतजर खड़ा था। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो वो फौरा आकर सहेल के गले लग गया। कहने लगा, यार बड़ी देर कर दी, कब से तेरा और भाभी का इंतजार कर रहा था। मैं सहेल के पीछे ही चहपती छिपाती सर्दी से ठिठुरती खड़ी थी। वो खुद ही मेरे पास आया और सीने पर हाथ रखकर कहने लगा कि खुश आमदीद भाभी, आप पहली दफा हमारे घर आई हैं। मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सुझाई तो उसने सर से पांव तक मेरी जानब देखा और फिर कहने लगा, वैसे अब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब पर से निगाह हटाना मुश्किल है। उसकी इस तारीफ पर मैं कुछ घबरा सी गई थी। मैंने सहेल की जानब देखा कि कहीं वो बड़ा है ना मान जाएं। जाहिर सी बात थी, किसी की बीवी की तारीफ कोई गैर मर्द उस तरह करे तो उसे कहा अच्छा लगना था। लेकिन सहेल खुलकर हंसे और कहने लगे, देख ले मेरी पसंद। सहेल का दोस्त ताहिर कहने लगा, हाँ वाकई यार, तेरी बीवी का फगर तो बहुत ही जबरदस्त है। ताहिर के उस जमले पर सर से पांव तक मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं शर्म से जमीन में डूब जाऊंगी। एक गैर मर्द मेरी जसामत, मेरे फगर की तारीफ कर रहा था, लेकिन मेरा शौहर कुंधे चौड़े करके कह रहा था कि हाँ भाई, ये तो मेरा नसीब है। मैंने खुद देख समझ कर लड़की पसंद की है। और फिर दोनों दोस्त ताली मार कर हंसे थे और ताहिर हमें अपने बंगले के अंदर ले गया था। मुझे अपने शौहर है पर शदीद गुस्सा आया था। शादी के एक हफ्ते में मैंने कभी उनको इस तरह बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते नहीं देखा था। उज न सिर्फ इनकी गुफ्तगू बेबाक थी, बल्कि इसका मौजू अंतहाई घटिया था। वो अपने दोस्त के साथ मेरे जिस्म और मेरे फगर पर बात कर रहे थे। ये बात मेरे लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी और ये दावत मेरे लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि सारी दावत में ताहिर की नजरें मेरे वजूद से ही चमटी रही थी। वो कभी बिलावजा मेरे करीब जाता, अचानक मेरा हाथ पकड़ लेता। उस घर में ताहिर के अलावा 2-3 नौकर थे और कोई भी नहीं। मैं हैरान थी कि उसकी फैमिली कहाँ है। फिर ताहिर ने खुद बताया
कि उसकी सारी फैमिली अमेरिका में रहती है, वो यहाँ कारोबार करता है, उसीलिए उसका एक पाँव यहाँ तो एक अमेरिका में रहता है। ऐसे ही सारा वक्त बातें चलती रहीं और फिर हम वापस अपने घर के लिए निकलने लगे तो मेरा सर्दी से बड़ा हाल था। ताहिर ने कोट पहना हुआ था, उसने जल्दी से अपना कोट हटा दिया, उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, ठंड बहुत है, अब मेरा कोट पहनकर चली जाए। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। कोट तो मेरे शौहर ने भी पहन रखा था, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया था। मैंने अनकार में सर हिलाया तो सहेल कहने लगे, ले लो, वाकई ही ठंड बढ़ गई है, कल मैं उसे वापस लौटा दूंगा। मैंने एक नाराज नज़र सहेल पर डाली। वो चाहते तो वो भी मुझे अपना कोट दे सकते थे, लेकिन मजबूरा मैंने ताहिर का कोट लिया और उसे अपने शानों पर डाल लिया। और फिर जब गाड़ी में बैठी तो कुछ ही देर बाद मैंने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। सहेल कोट अब भी तो मुझे दे सकते थे, अब के दोस्त का कोट लेने की क्या जरूरत थी। सहेल ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, सर्दी तो देखो कितनी बढ़ गई है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी लग रही है। अगर मैं अपना कोट तुम्हें दे देता तो फिर मेरी कल्फी जम जाती। रही बात इस कोट की, तो कल मैं खुद ही ताहिर को वापस कर दूंगा। ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मैंने नज़रें चराई और कहा कि अब का दोस्त बड़ी अजीब अंदाज में मेरी तारीफ कर रहा था। सच कहूँ तो उसकी बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। सहील ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगा, तुम कब से इतनी दकियानूसी हो गई हो, समझने की कोशिश करो। उसकी आधी जिंदगी अमेरिका में गुजरी है, उसीलिए उसका बात करने का अंदाज ऐसा है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। हर बड़े वक्त में मेरे काम उता है जभी, तो मैं उसे अपना जगरी दोस्त कहता हूँ। सहेल की बात सुनकर मैंने खामोशी अख्तियार की। मैं उस वक्त अपना या उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। ये सारी तैयारी मैंने उसके लिए ही तो की थी। फिर जब हम घर पहुंचे तो मैं खुद ही सहेल के सीने से लग गई और कहा कि चलो, दावत खत्म हुई, अब मेरा और अब का प्राइवेसी का वक्त शुरू हुआ। अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ दिन बस एक दूसरे को वक्त देंगे। इन रोज की दावतों की चक्र में कभी उस्तरी तो कभी तैयारी, हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे सके। मेरी बात सुनकर सहेल धीरे से मुस्कुराया और फिर कहने लगा, हाँ सच कह रही हो, लेकिन मुझ में बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। ये कहकर उसने लिबास तब्दील किया और फिर वो सोने के लिए लेट गया। मुझे सहेल से उस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मेरे दिल को धचका सा पहुंचा था। मुझे तो लगा था कि मेरी खूबसूरती देखकर जहां दूसरे मर्दों की निगाहें मुझ पर ठहर गईं, वहां मेरा शौहर भी मुझ पर पूरी तरह फरीफ्ता हो जाएगा। वैसे भी सहेल तो पहले ही मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि सहेल ने मुझसे मुना फेर कर करौट ले ली थी। और ऐसा एक हफ्ते में पहली बार हुआ था। ये पहली रात थी जब हम दोनों एक दूसरे से अलग सोए थे। अगली सुबह सहेल जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए निकल गए। उनके दफ्तर के दिन शुरू हो गए थे, छुट्टियां खत्म हो गई थीं। मैं सारा दिन घर पर अकेले ही रहने वाली थी। सहेल के घर वाले अलग रहते थे और उन्होंने मुझे अलग फ्लैट में रखा था, क्योंकि हमारी शादी में उनके घर वालों की रजामंदी हो गई थी। शामिल नहीं थी। मैंने सहेल से पसंद की, शादी की थी और अब मैं बहुत खुश थी। उनके घर वालों ने शादी में शिरकत तो की थी, लेकिन मुझे पूरे दिल से कबूल नहीं किया था। उसीलिए हमारी रहाइश अलग थी। उधा दिन घर के कामों में गुजर गया और उसके बाद जब मैं फारिग होकर बैठी तो मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो अनजान नंबर था। मैंने सोचते समझते हुए फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से ताहिर की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, भाभी जी कैसी हैं, अब खैरियत से हैं। मैं एकदम ही घबरा गई। उसकी आवाज़ तो मैं पहचान गई थी, लेकिन इस फ़ोन की तवक्का मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। आपने कैसे फ़ोन किया और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? वो हंस कर कहने लगा, अरे नंबर कौन देगा, सहेल से ही लिया था। कल जब आप लोग ये थे, वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ जाती है ना। वैसे भी सहेल के अच्छे बड़े वक्त में मैं ही उसके काम होता हूँ। फ़ोन भी मैंने अब की खैरियत लेने के लिए किया था। कल इतनी सर्दी में अब ठट्टर रही थी, मुझे डर था कि कहीं बीमार ना हो गई हूँ। मैंने आहिस्तगी से कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा इरादा था कि मैं फ़ोन बंद कर दूँ, लेकिन एगे से वो शुरू ही हो गया कि कल तो अब गज़ब ढा रही थी। मैंने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। अमेरिका में मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, लेकिन इतना हुसैन सरापा कभी नज़र नहीं आया। अब को देख कर तो मैं निगाह हटाना ही भूल गया। अगर अब की कोई छोटी बहन हो तो मेरे लिए ज़रूर देखिएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कल बातों बातों में ही मेरे सामने सहेल ने उसे बताया था कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैं अकलूती ही बैठी थी। जब ही मेरे माँ बाप ने मेरी पसंद को जानते हुए सहेल से
मेरी शादी करती थी, लेकिन वो अब फिर मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। कहने लगा वो तो फिर मैंने देर कर दी। शायद मुझे सही वक्त पर अब का नंबर मिल जाना चाहिए था। मैंने एकदम घबरा कर कहा, क्या कह रहे हैं? तो वो जोर से हंसा और कहने लगा, सच्ची तो कह रहा हूं, अब जैसी अप्सरा रोज रोज थोड़ी पैदा होती है। अगर अब मुझे पहले मिलती तो मैं कभी आपको सहेल का ना होने देता। अब की बार तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर मैंने जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैंने सोचा था शाम को सहेल को इस बारे में जरूर आगाह करूंगी कि उसका दोस्त मुझे फोन करके किस तरह की बातें कर रहा था, और मुझे इस बात पर भी गुस्सा था कि सहेल ने मेरा नंबर उसको क्यों दिया। शाम को जब सहेल वापस लौटे तो मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए पूछ लिया कि अपने मेरा नंबर ताहिर को क्यों दिया। वो हैरत से कहने लगे, ताहिर का फोन आया था क्या? मैंने कहा, जी हाँ, उसने मुझे फोन किया था, कह रहा था कि खैरियत पूछने के लिए। क्या है? सहेल मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, उसकी आदत ऐसी ही सबके खैर खैरियत करता है। मैंने थोड़ा लहजे को सख्त बनाया और कहा कि उसने सिर्फ खैर खैरियत ही नहीं की, बल्कि अजीब तरीके से मेरी तारीफें कर रहा था। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। सहेल ने मेरी जानब देखा और गुस्से से उठकर कमरे में चले गए। मैंने चाय उनके आगे रखी थी, उन्होंने चाय का कप तक न उठाया। मैं उनके पीछे कमरे में गई तो वो वॉशरूम में थे, और जब बाहर निकले तो कपड़े तब्दील कर चुके थे। चाबियां उठाकर घर से निकलने लगे तो मैंने फौरा से उनके रास्ते में जाकर उन्हें रोका और कहा, क्या हो गया? सहेल ऐसा भी क्या कह दिया है? मैंने जो अब को इतना गुस्सा आ गया है। वो कहने लगे कि कल भी तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसी ही फजूल बातें कर रही थी, और उज भी। वो मेरा दोस्त है, मेरे बहुत करीब है। वो तुम्हारी तारीफ शायद उस लिए कर देता है ताकि तुम खुश हो जाओ। उसे डर लगता है कि तुम मेरी और उसकी दोस्ती के दरमियान ना आओ। ये बात उसने शादी से पहले ही मुझसे कही थी कि मैं तुम्हारी बीवी से दोस्ती बनाकर रखूंगा ताकि वो हमारी दोस्ती पर कोई एतराज न करे, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त शादी के बाद बदल गए हैं। लेकिन तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। कह दूंगा उससे कि आइंदा ना तुम्हें फोन करे, न तुमसे बात करे और न ही मुझसे मुलाकात करे, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करती। सहेल ने एकदम इतना गुस्से भरे लहजे में कहा था कि मेरे पांव कांप गए थे। मैंने जल्दी से उन्हें बाजों से पकड़ा और कहा, यार अब तो गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं अब से मोहब्बत करती हूँ, अब से शादी करके इस घर में आई हूँ, फिर अब मेरे बारे में इस तरह की बात कैसे सोच सकते हैं? मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि गैर मर्द के मना से ऐसी तारीफें सुनकर मुझे अजीब लगता है। फिर मैं और अब 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं। पहले तो कभी मैंने इस तरह ताहिर का जिक्र नहीं सुना। मुझे ये तो मालूम था कि अब का कोई जगरी दोस्त है, लेकिन न ही कभी उसने मुझसे कोई बात की, न अपने कभी उसके बारे में कोई किस्सा छेड़ा। अब अचानक से वो इस तरह हमारे दरमियान आ गया है कि मैं परेशान हो गई हूँ। सहेल कहने लगे, इस वक्त की बात और थी जब तुम मेरी बीवी नहीं थी, तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में क्या बताता या तुम्हारी और उनकी मुलाकात किया करवाता। अब जब कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो तो मुझसे जुड़ा हर रिश्ता तुम्हारा भी है मेरे दोस्त। अगर तुमसे दोस्तों की तरह बात हो तो मुझे बताओ करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ताहिर एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता है। अगर उसने तुम्हारी तारीफ कर दी तो उसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि उसका किरदार ठीक नहीं। मैंने सहेल से कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं ताहिर के हवाले से बदगुमानी नहीं पालूंगी और न ही अब से कुछ बरा कहूंगी, लेकिन उस तरह गुस्से में घर से बाहर ना जाए। मैंने सहेल के हाथ से चाबियां ली और एक तरफ रख दी और फिर उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। चाय का कप उनके हाथ में पकड़ाया और कहा कि बस अब गुस्सा थोक दें, ताहिर की वजह से हम दोनों को झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा। सहेल कहने लगे, यही बात तो तुम्हें भी समझा रहा हूं कि अगर वो तुम्हें फोन करके खैरियत पूछ लेता है तो तुम ढंग से जवाब दे दिया करो, इस बात को इतनी हुआ न दो। मैंने मुस्कुराकर उनके कांधे पर सर टुका दिया और कहा कि जैसा आपका हुक्म। सहेल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कहने लगे, उज डिनर किसी होटल में करते हैं रोज रोज दूसरों के घर का खाना खाकर मेरी तबीयत भी अजीब हो गई है। आज तुम्हारी पसंद के होटल में चलते हैं, बताओ कहाँ चलूंगी? सहेल का मिजाज बदलता देखकर मैं भी खुश होकर बोली कि ठीक है, जिस होटल है में हम पहली बार मिले थे उसी होटल में आज डिनर करेंगे। सहेल कहने लगे, जाओ फिर अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ, मुझे तुम तैयार अच्छी लगती हो, ये घर के हलियों में बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखना चाहता हूँ।
नौकरानी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। मेरे बालों से खेलते। वो एकदम ही मेरे चेहरे पर झुके में शर्मा कर समट गई और कहा कि चलें हटें। मैं फटाफट तैयार होकर उठी हूँ। फिर मैं उठकर तैयार हुई। हम पहले लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले क्योंकि डिनर का टाइम नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर हम इसी होटल पहुंच गए जहां हम पहली बार मिले थे। हमने इसी टेबल का इंतखाब किया था जिस पर हमने पहली मुलाकात में कई घंटों बातें की थीं। अभी हमें बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि ताहिर वहां चला आया और मुस्कुराकर कहने लगा, देखो कैसा इत्तेफाक है, तुम दोनों तन्हा तन्हा डिनर करने आए थे और मैं टुकरा गया। ताहिर का चेहरा देखते ही मेरी खुशी मान पड़ गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उज भी वो टुकरा जाएगा, जबकि उसको देखते ही सहेल का चेहरा खुल उठा था। सहेल ने जल्दी से करसी उसकी तरफ की और कहने लगे, अच्छा हुआ यार, तो भी अज्ञा मिल बैठकर डिनर करते हैं। सहेल के लहजे पर मैं हैरान रह गई। उनका इरादा तो मेरे साथ अकेले वक्त गुजारने का था। मैंने तो सोचा था कि डिनर के बाद हम ऐस करीम खाने जाएंगे, फिर मैं कुछ देर अपनी उम्मी से मिलने जाऊंगी, मगर ताहिर को देखकर सब कुछ पानी में जाता महसूस हो रहा था। सहेल मुझे छोड़कर ताहिर में मेगन हो गए थे और ताहिर उनसे बातें करते करते गाहे बगाहे मुझ पर तुरछी नजर डाल रहा था। उसकी नजरों में मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला था। मैं बार बार उससे नजरें चराती यहाँ वहाँ देख रही थी। फिर उसी तरह खाना भी ऑर्डर हो गया। खाना भी ताहिर की पसंद का ही आया था। मजबूरा मैंने भी वही खा लिया। उसके बाद ताहिर कहने लगा, चलो मेरे घर में, अपने घर तुम लोगों को काफ़ी है, बुलाता हूँ, मौसम वैसे भी ठंडा है। मैंने फौरन इनकार किया और कहा कि नहीं, हमारा ऐस करीम खाने का प्लान था, अब के घर फिर कभी चलेंगे। मैं उसे साफ मना करना चाहती थी। मैंने आंखों में सहेल को भी इशारा किया था, लेकिन उससे पहले कि सहेल कुछ कहते ताहिर बोल उठा के कल तो अब सर्दी से कांप रही थी। और जब को ऐस करीम खाने की पड़ी है, ऐसा ना हो बीमार हो जाएं। इतनी खूबसूरत लड़की बीमार हो तो हम जैसे लोगों का दिल धड़क उठता है। चले, मैं काफ़ी पिलाता हूँ। उसने ज़बरदस्ती सहेल को पीछे होने का इशारा किया और खुद अपनी गाड़ी में बैठ गया। सहेल ने कुछ न कहा और खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। मैं गाड़ी की सेट पर बैठी तो सही, लेकिन अंतहाई गुस्से की हालत में मैंने कहा, सहील आपका दिमाग खराब है क्या? उसने कहा, मेरे घर चलो। अब राजी हो गए। उसे अपने हमारे डिनर में घुसा लिया। ऐसा भी क्या दोस्त है कि जो हमें दो पल सुकून के नहीं गुजारने दे सकता? मेरे लहजे में इस कदर तलखी घल गई थी कि सहेल ने गुस्से में मुझे देखा और कहने लगे, तुम फिर शाम वाली बातें मत दोहराओ। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तरफ से अपना मॉड ठीक किया है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ताहिर से? क्या कर दिया उसने? ऐसा तुम्हारी तारीफ करता है ना, गाली नहीं देता। तुम्हें और इतनी मोहब्बत से काफ़ी का पूछ रहा था। मैं मना करता तो उसे लगता कि मैं शादी के बाद बदल गया हूँ। उससे पहले भी वो इसी तरह से मुझे घर बुलाकर काफ़ी पलाया करता था। मेरा इसके घर इतना ही आना जाना है। अगर तुम्हें आतराज है तो मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर खुद अकेले चला जाता हूँ। मैंने गुस्से में गहरा सांस लिया और कहा, अच्छी बात है, छोड़ दें मुझे घर। मेरा गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था। सहेल ने कुछ न कहा और गाड़ी चलाते रहे। यहाँ तक हम ताहिर के बंगले के पर पहुंच गए। उन्होंने मुझे घर नहीं छोड़ा था। फिर गाड़ी से उतरते हुए कहने लगे, अपना मिजाज ठीक कर लो। ताहिर को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें उससे चढ़ हो गई है, वरना उसे बुरा लगेगा। ये कहकर सहेल ताहिर के पीछे उसके घर में दाखिल हो गए थे, जबकि मैं उनके रवैये पर हैरान रह गई थी। उन्हें अब भी मेरी नहीं बल्कि ताहिर की परवाह थी। मैं खामोशी से घर में दाखिल हो गई और फिर थोड़ी ही देर बाद नौकर काफ़ी बनाकर ले या सहेल के कपड़ों पर अचानक ही काफ़ी गिरी और वो बेचारे पूरी तरह गर्म गर्म काफ़ी से जल गए। ताहिर ने मुलाजिम को आवाज़ दी और उन्हें शर्ट बदलने के लिए भेज दिया। सहेल के जाने के बाद ताहिर उठकर मेरे पास वाले सोफे पर आकर बैठ गया। मेरी आंखों में झांक कर कहने लगा, भाभी अब मुझसे नाराज हैं। मैं एकदम ही गड़बड़ा गई और कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कहने लगा। फिर इतना गुस्सा किस बात पर है? उप को मैंने उप का डिनर खराब कर दिया क्या इस बात पर? अब मना कर देती तो मैं कभी न बैठता। वो बहुत अपनायत से कह रहा था। मैंने शर्मिंदगी से कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मैं उसे क्या बताती कि उसकी मौजूदगी मुझे किस कदर गुस्सा दिलाती थी। उसने धीरे से मेरी एक लट को छेड़ा और कहने लगा कि सच कहूँ तो अब इतनी हुसैन है कि अपर से नजर नहीं हटती। उसने एक बार फिर वही जमला दोहराया था। मेरा गुस्से से बड़ा हाल हुआ। मैं दरवाजे की जानिब देखने लगी। सहेल न जाने कहाँ चले गए थे।
उसने मेरी बेचैनी को महसूस किया तो हंसकर कहने लगा कि मैं देखता हूँ सहेल कहाँ रह गया है, और उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून आया। फिर थोड़ी देर बाद सहेल भी वापस आ गए और हम उसके घर से निकलकर अपने फ्लैट वापस आ गए। लेकिन मैंने सहेल से एक लफ्ज़ भी बात न की। मैं सारा रास्ता भी खामोश थी और घर आकर भी खामोश रही। वो कभी मेरी बात पर यकीन न करते, बल्कि मुझे दकियानौसी कह देते। उनके लिए ताहिर मुझसे ज़्यादा अहम था, इसीलिए मैं बस खामोश होकर उन्हें ये जताना चाहती थी कि मैं इनसे नाराज़ हूँ। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की अंतहा न रही जब मेरी खामोशी से भी उन्हें कोई फ़र्क न पड़ा, बल्कि वो घर उते ही सो गए और अगली सुबह दफ्तर चले गए। सारा दिन मैं जलती करती बैठी रही और फिर दोपहर का वक्त दरवाजे पर बेल बजी तो मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे यकीन था कि लंच टाइम में सहेल मुझे मनाने के लिए वापस आए होंगे। जाहिर सी बात थी, मैंने उनसे कल रात से अब तक बात नहीं की थी, न ही सुबह से कोई फ़ोन किया था। इतना एहसास तो उन्हें भी था कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर नज़र आने वाले चेहरे ने मेरे होश उड़ा दिए। दरवाजे पर ताहिर खड़ा था। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया, कहने लगा, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अब के खैरियत कर लूँ। मैंने फ़ौरा ही उससे कहा कि सहेल घर पर नहीं है। मेरा जिताने का मकसद ये था कि मैं उसे तन्हाई में घर नहीं बुलाना चाहती। उसने अचानक मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचकर बेड तक ले गया। कहने लगा कि सहेल घर पर नहीं है तो क्या हुआ, अब तो है ना, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो मेरे इतने नज़दीक बैठ गया था कि मेरी सांस रखने लगी थी। मैं पीछे हटी और कहा कि अब समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मेरा शौहर घर पर नहीं है। ऐसे में मैं आपको अपने घर नहीं बैठा सकती। वो कहने लगा कि अगर आज आपने मेरी बात न सुनी तो बहुत पछताएंगी। बस कुछ देर की बात है, मैं आप पर सारी सच्चाई खोल दूंगा। मैंने घबरा कर कहा कि अब क्या कह रहे हैं, और फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन मीरे आगे कर दिया, जिसकी स्क्रीन पर मेरा शौहर गैर औरत के साथ था, और जो कुछ उनके दरमियान चल रहा था वो अंतहाई नाजीबा था। मैंने गुस्से में उसे देखा और कहा, ये क्या बदतमीज़ी है। उसने एक के बाद एक मुझे वीडियोस दिखानी शुरू कर दी। 2 घंटे तक वो मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से कितनी सारी वीडियोस दिखा चुका था, जिसमें मेरा शौहर अलग अलग औरत के साथ था। वो कहने लगा कि जिस सहेल से अब मोहब्बत करती है वो दरअसल एक बहुत ही मुकार इंसान है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैंने जानबूझकर उससे दोस्ती की ताकि उसे और उसके गैंग को पकड़ सकूं। शुरू में तो मुझे यही लगा कि जो औरतें उसके साथ नाजीबा वीडियोस बनाती है उसके गैंग का हिस्सा होंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि वो औरतें उसके गैंग का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी शिकार औरतें थीं, और उससे पहले कि मैं मजीद सबूत होंगी। उठाकर पाता उसने अब से शादी कर ली, न जाने कब से। उसने अब को भी मोहब्बत के झांसे में फंसाया हुआ था और यही कहकर अब से शादी की कि उसके घर वाले राजी नहीं हैं, जबकि वो लोग उसके घर वाले नहीं थे, बल्कि वो सब एक्टर्स थे जिन्होंने पैसे लेकर शादी में शिरकत की थी। अब उसके साथ जो वक्त गुजारती हैं उसकी वीडियोस बनाकर उसे आगे फरोख्त करता है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है और सहेल उसका एक खास हिस्सा। उसी पर हाथ डालने के लिए मैंने बहुत उर्से से उससे दोस्ती का ड्रामा किया हुआ है। जब मैंने अब को उसके साथ देखा तो अब मुझे बहुत सीधी सादी और मासूम लगी, लेकिन फिर मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि क्या वाकई ही अब उसका शिकार हुई हैं या उसी के गैंग का हिस्सा हैं। इसीलिए मैंने अब के साथ अजीब व गरीब बातें शुरू की और मुझे एहसास हुआ कि अब वाकई बहुत शरीफ लड़की हैं। लेकिन सहेल इतना बेगैरत मर्द है कि उसे उस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं उसकी बीवी के फगर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो खुद बीवियों के नाम पर कारोबार कर रहा था। मैं बहुत जल्द उस पर हाथ डालकर उसे गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, लेकिन इस काम में मुझे अब की मदद चाहिए। अब को उसके लैपटॉप का सारा डेटा मुझे देना होगा। मैं बस घबरा कर ताहिर को देख रही थी। मैंने कहा, मैं अब पर कैसे यकीन कर लूँ। उसने अपना ID कार्ड निकाल कर मेरे हाथ पर रखा, फिर कुछ और ऐसे सबूत दिखाए जिससे मुझे यकीन आ गया सहेल की सच्चाई में देख चुकी थी। उसी लिए मैंने उस पर एतबार किया। रात के अंधेरे में अपने शौहर का लैपटॉप चेक किया तो सारी बातें सच साबित हुईं। मैंने सारा डेटा USB में ट्रांसफ़र किया और खामोशी से ताहिर के हवाले कर दिया। फिर ताहिर ने पूरी चालाकी के साथ उस ग्रुप पर हाथ डाला और वो सब पकड़े गए और मुझे तलाक दिलवा कर उसने वापस मेरे घर भेज दिया। मैं कितने ही दिन तक अपनी बेबसी और उस बेवफाई पर उनसो बहाती रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इस कदर बुरा और बेगैरत होगा जिससे मैंने मोहब्बत की थी। फिर ताहिर ने खुद मेरे लिए रिश्ता भेज दिया।
मेरे घर वालों ने इस बार छानबीन करके हाँ कर दी। वो एक बहुत काबिल पुलिस अफसर था और बहुत ही नेक इंसान था। मैंने उससे शादी कर ली और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम लड़कियाँ कितनी बेवकूफ़ होती हैं कि कोई 2-4 जमले मोहब्बत के कह दे तो हम दीवानी हो जाती हैं, बना ये सोचे कि वो हमें कौन से जाल में फंसा रहा है। खुदा के वास्ते मोहब्बत के नाम पर धोखा खाना छोड़ दें।